हर स्वागत है आपके रिपोर्ट कार्ड सीरीज में और वक्त आ चुका है आपके सामने आज एक नया रिपोर्ट कार्ड देने की। और आज इसकी बारी है वो है Xiaomi प्लस पोको। कंबाइन करके क्यों दे रहे हैं? क्योंकि Xiaomi का सब ब्रांड है पोको, इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं है, इसलिए कंबाइन करके आपको नंबर दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट कार्ड नंबर के खेल के साथ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, दोनों ने Xiaomi और पोको ने कॉम्बिनेशन में 2022 में लॉन्च किए 25 डिवाइसेस, और अगर उनके सब वेरिएंट्स भी इंक्लूड कर लें वो नंबर बन के आता है हमारा 54, हाफ सेंचुरी क्रॉस कर ली। और अगर 2021 से उसको कंपेयर करें तो 2000 में उन्होंने 23 डिवाइसेस लॉन्च किए थे, जो बन के आता है, जो जंप लग रही है वो है 9% की। और वेरिएंट्स भी इंक्लूड कर लें तो अर्धशतक उन्होंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था, यानी कि जस्ट 50 पे रुक गए थे, तो वो बन के आता है जो जंप देखेंगे 8% का। अब Xiaomi की इस साल की बात कर लेते हैं, कितनी Xiaomi ने अपने फोन लॉन्च किए। Xiaomi के जो सब ब्रांड है मी रेडमी दोनों मिला के उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने लॉन्च किए 19 मॉडल भारतीय मार्केट में इस साल में, और उनके सब वेरिएंट्स भी इंक्लूड कर लें तो नंबर आता है हमारे पास 38। अब इसको कंपेयर करते हैं 2021 से। 2021 में 17 मॉडल लॉन्च किए थे, यानी कि 12% के करीब की जंप। और अगर सब वेरिएंट्स भी इंक्लूड कर लें तो वो आता है 38, यानी कि नो चेंज। इस साल और पिछले साल का जो वेरिएंट्स इंक्लूड किए थे वो 38 पे ही नंबर सिमट के रह गया था, दोनों सेम, नो चेंज। अब बात कर लेते हैं पोको की। पोको ने इस साल पे लॉन्च किए 6 मॉडल्स, और सब वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं 16। और अगर 2021 से कंपेयर कर लें, मॉडल्स में कोई चेंज नहीं। 2021 में भी 6 मॉडल लॉन्च किए थे, लेकिन वेरिएंट्स उन्होंने लॉन्च किए थे 12, यानी कि इस साल थोड़े से वेरिएंट 4 वेरिएंट्स ज्यादा ऑफर कर दिए कंज्यूमर्स को, जो बन के आता है 33% का थोड़ा सा जंप लिया उन लोगों ने। अब अगर प्राइस सेगमेंट्स की बात करें, किस प्राइस सेगमेंट में दोनों ने फोन्स लॉन्च किए, तो सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi की। Xiaomi ने अंडर 15 के 17 डिवाइसेस लॉन्च किए, यानी कि इनकी मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस इस प्राइस सेगमेंट पे, यानी कि 45%। उसके बाद 15 से 25,000 के बीच में लोगों ने 11 डिवाइसेस लॉन्च किए, यानी कि 29%। अब अगला सेगमेंट है 25 से 35, उसमें उन लोगों ने लॉन्च किए 5, यानी कि 13% शेयर। और उसके बाद 35 टू 45 में उन लोगों ने 3 डिवाइसेस लॉन्च किए, यानी कि 8%। 45 टू 55 की में कुछ लॉन्च नहीं किया उन्होंने, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगा। 55 एंड अबव में उन्होंने 2 डिवाइसेस लॉन्च किए, जो बन के आता है 5%। अब रुक करते हैं पोको का। पोको ने अंडर 15,000 में 6 डिवाइसेस लॉन्च किए, जो बन के आता है 37%। उसके बाद उन लोगों ने 15 से 25,000 के बीच में 7 डिवाइसेस लॉन्च किए, 44%। 25 से 35,000 के बीच में 3 डिवाइसेस लॉन्च किए, जो है 19%। और उन लोग ने 35,000 के अंदर ही ब्रेक लगा दी थी, उसके आगे कोई भी डिवाइस लॉन्च नहीं किया, यानी कि ये लोग एफोर्डेबल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें इन लोगों ने कुछ डिवाइसेस भी, इंटरेस्टिंग डिवाइसेस को लॉन्च भी किया था। तो फ्रेंड्स अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर, लेकिन उससे पहले ऐसा कर लेते हैं, हम मीडियाटेक से बात कर लेते हैं। मीडियाटेक एक अपना टेक डायरीज करके इवेंट करता है, हर ऑलमोस्ट अब 4 साल हो चुके हैं उसको ये इवेंट करते हुए। तो हमारे साथ इस टाइम पे अनुज है, और उनसे पूछते हैं कि मीडियाटेक डायरीज आप 4 साल से क्या कर रहे हैं, क्या लर्निंग हुई है, और उससे क्या आप कितनी अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे हैं मार्केट में। एब्सोल्युटली संदीप, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला है। बेसिकली मीडियाटेक इज जो एक हार्ट और एक ब्रेन है किसी भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का। और हम जितने भी अपने कैंपेन्स और एक्टिविटीज करते हैं वो हमेशा एक एंड यूजर को टारगेट करके रखते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज वांट कि जो एक एंड कंज्यूमर है उसको हम अच्छी तरह से एजुकेट करें कि हम कितनी ज़्यादा इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज पे, लेटेस्ट चिपसेट पे काम कर रहे हैं, जिसका जो एंड कंज्यूमर जो डिवाइस यूज करता है उस पर कैसा उसका इम्पैक्ट आता है। तो इसीलिए हम लोग इस साल क्या और हमेशा से ऐसी कैंपेन्स पे काम करते हैं जो कोई एक 360 डिग्री कैंपेन्स हो, बीटीएल से लेके, ऑनलाइन से लेके, सोशल मीडिया से लेके। हम एक हर एक तरह के फोरम्स में पार्टिसिपेट करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे से पता चले कि क्या तरह के कोर्स हैं, क्या तरह की ग्राफिक्स हैं, क्या हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है, मीडियाटेक की कितनी स्ट्रॉन्ग R&D है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, और एक एंड कंज्यूमर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट मिलता है। अगर मैं बात करूं इस साल की 2022 की, तो चाहे वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस हो जहां पे 5G इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसके अलावा और भी अलग तरह की BTL कैंपेन्स हो, हमारा कैंपेन रहता है मीडियाटेक टेक्नोलॉजी डायरीज, जिसके अंदर हम हमेशा एक तरह की इंटरेक्टिव डिस्कशंस करते हैं मीडिया फ्रेंड्स के साथ और कंज्यूमर्स तक, ताकि एक जो मीडियाटेक की फिलॉसफी है जिसका मतलब यही है हमेशा से कि हम एक बहुत ही बेहतरीन तरह की टेक्नोलॉजी बनाएं और हर कोई उसको यूज कर सके, ताकि जो आपकी जो योर एवरीडे लाइफ व्हिच इज देयर, इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल, यू आर एबल टू कनेक्ट विद एवरीबॉडी। सो ऑफ कोर्स हमारे हमेशा ब्रांड का यही एम है, टू एनरिच लाइफ, राइट? That is what we always have, this mantra, which is really really important and close to our heart.
सो फ्रेंड्स, अब नंबर के खेल के बाद बात करते हैं हिट्स एंड मिसेस शॉमी और पोको की। और इसमें मेरा साथ देने वाले हैं श्रुति और निमिष। सो निमिष, आपको क्या लगता है कि इस साल ये जो शॉमी और पोको की मिलीजुली सरकार थी, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक-ठाक थी संदीप। अगर देखा जाए तो Xiaomi ने थोड़ा अजीब लगा कुछ लोगों को, लेकिन मेरे अनुसार Xiaomi ने इस बार शायद सारे ब्रांड्स में सबसे ज़्यादा इनोवेशन शायद Xiaomi लेकर आया था। क्योंकि इनका एक लगा था कई कई डिवाइसेस अलग-अलग तरह की मार्केट में आ रही थी। साल के शुरू में अगर आपको याद होगा हाइपर चार्ज आ गया था जो 30,000 से कम में आपको 120 वॉट चार्जिंग आपको मिल रही थी। तब वो प्रीमियम सेगमेंट में वापस आ गए अपना Xiaomi 12 Mi 12 Pro लेकर वापस आ गए। उसके बाद Redmi Note के तरह-तरह के वेरिएंट्स आ गए। Redmi Note तो लग रहा था जैसे जनवरी से लेकर के जुलाई तक Redmi Note का सीजन है। हर महीने नया नोट आ रहा था। वो एक सिचुएशन हो गई थी। तो और अंत में आते-आते Redmi A1 आ गया जो एक एंड्रॉयड 1 डिवाइस थी। तो एक तरह से उनका काफ़ी स्प्रेड आउट था। पोको मेरे अनुसार इस साल थोड़ा-सा चुप रहा है। थोड़ा-सा चुप रहा है कंपैरेटिवली। Redmi एंड Xiaomi का काफ़ी इनोवेशन हुआ है। K50i आया था जो एक 30,000 से कम पैक आप एलसीडी डिस्प्ले लेकर आ गए और आपने कहा नहीं हम ऑडियो जैक वापस रखेंगे। तो इट इज़ काफ़ी इनोवेटिव आप कहिए, वैरायटी कहिए, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि पहले एक होता था ना कि Redmi का एक होगा नोट सीरीज़ होगी और एक और सीरीज़ होगी। पोको का एक सीरीज़ होगा और एक और सीरीज़ होगा। बात उतना वहाँ तक रुक गई। यहाँ क्योंकि एक तो Xiaomi का ब्रांड वापस आ गया, खूब सारी डिवाइसेस तरह-तरह की उस पे लेवल पे आए। प्लस पॉइंट था कि आपके पास चॉइस बहुत थी। माइनस पॉइंट था कि जनाब कंफ्यूजन। राइट। श्रुति, नोटों की बारिश के अलावा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा आपको शॉमी पोको कॉम्बिनेशन का इस साल में? स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे हिसाब से इस बार था कि इन्होंने काफ़ी आई थिंक वैरायटी जो थी रखी हुई थी इस बार कि के सीरीज़ भी थोड़ा-सा वापस लेके आए एक रीज़नेबल प्राइस पॉइंट पे आई थिंक वो 20,000 की के सीरीज़ तो वापस नहीं आ सकती, वो सिचुएशंस नहीं रहीं। तो एक के सीरीज़ को वापस लाना आई थिंक लॉट ऑफ द फैन्स आल्सो अप्रिशिएटेड दिस। द Xiaomi 12 Pro वाज़ आल्सो एन इंटरेस्टिंग डिवाइस क्योंकि वो एक फ्लैगशिप था पर वो इतना महँगा नहीं था। और सारे साल उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलते ही रहे उसके ऊपर, तो वो थोड़ा एक तरह से अफोर्डेबल फ्लैगशिप कह सकते हैं, होता जा रहा था या नहीं था। वन प्लस वन प्लस के लिए शायद 60,000 ना देना चाहते हो, तो उनके लिए अगर आप बैंक ऑफर 5-6 लगा लो तो 50 अंडर 60 आप उस फ्लैगशिप को खरीद सकते थे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी और ऑफ कोर्स Xiaomi जो 12 जो उनकी जो मी सीरीज़ थी, अब मी तो यूज़ नहीं करते वो ब्रांडिंग में। जो 120 वॉट फास्ट चार्जिंग पहले वो लेके आए एंड काफ़ी सारे उसमें भी ऑप्शंस थे जो जो 30-35 वाले में। तो उन्होंने वैरायटी इस बार थोड़ी ज़्यादा बढ़ा रखी थी। राइट। और मुझे लगता है कि इस साल मुझे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा था कि पेरेंट ब्रांड शॉमी है, तो शॉमी ने पोको के चक्कर में अपने आप को डाइल्यूट नहीं किया, अपने ऑफरिंग्स को लगातार देते रहे बताने के लिए कि भैया हम पेरेंट कंपनी है और हम पहले और हमारा रिकॉल वैल्यू है, तो हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। और दूसरी चीज जो मुझे नजर आई, जो मुझे उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा था, कि उन्हें देख लिया था एक स्वीट डिश या एक मिठाई जो हिट हो चुकी थी, नोट सीरीज, भैया ये हिट है, लोगों की डिमांड है, इसकी सप्लाई कम मत करो। वो कंटिन्यूस सप्लाई करते रहे और उसकी वजह से मेरे ख्याल से इनके जो रेवेन्यू बुक्स होंगे उन पे काफी पॉजिटिव असर पड़ता हुआ दिख रहा होगा। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। श्रुति, आपको क्या लगता है कि इस साल इनका नेगेटिव पॉइंट क्या था, क्या थे इनके मिसेस? मेरे हिसाब से बिगेस्ट मिस है बजट सेगमेंट में और वो है Redmi Note सीरीज़ एक पॉइंट पे 15,000 से अंदर एक फ़ोन तो होता था जो अच्छा होता था, उसको आप रेकमेंड कर 10,000? सकते थे। हाँ, 10,000 तो अब वो ज़माने चले गए, निमिष वो गए। सप्लाई चेन ने और कोविड ने वो ज़माने छीन लिए हैं सबसे। तो इस बार मेरे हिसाब से एक Redmi Note थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ लाइनअप थी। लाइक प्रो भी था, प्रो प्लस भी था। अब जो बंदा 20,000 खर्च रहा है उसको 5G लेने ही दो फिर। कौन है ये नॉन 5G ऑडियंस अभी 2022 में? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई 5G ही खरीद के फ़ोन ले रहा है। बट आई थिंक Redmi Note थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ लाइनअप है इस वक़्त कि Redmi Note 11 रिकमेंड करें। एक Redmi Note 11T था जो 2021 के एक्चुअली एंड में आया था। वो उसमें 5G था, पर Redmi Note 11 में 5G नहीं था, तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था। आई थिंक Redmi Note
प्रो प्लस का भी जो परफॉर्मेंस जो हुआ करता था एक तरफ से, जो अंडर 20,000 आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती थी, वो कुछ हद तक थोड़ा-सा कम हुआ है। क्योंकि प्रोसेसर इज़ मोर फोकसिंग ऑन नाउ ऑन कि 5G भी कनेक्टिविटी भी दें, और वो प्रोसेसर हमने काफ़ी अदर फ़ोन्स में भी देखा। तो आई थिंक रेडमी नोट की मेरे हिसाब से थोड़ी-सी कमज़ोर थी। इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, डिमांड है उसकी सीरीज़ की, पर वो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हो गई है कि कन्फ्यूजन भी है उसमें थोड़ा-सा। राइट। सो निमिष, आपको क्या लगता है किस जगह पे पोको और Xiaomi ने पूरी तरह से एनर्जी नहीं डाली, या उनसे जो एनर्जी डाली उसमें थोड़ी कमी रह गई? पोको को तो देखा जाए तो संदीप, मुझे लग रहा है पोको थोड़ा सा पीछे छूट गया इस साल। पिछले साल X3 आया था जो काफ़ी, आई थिंक स्नैपड्रैगन 860 लेके आया था 20,000 से कम पे, विच वाज क्वाइट एन अमेजिंग डिवाइस। इस साल वैसी कोई उनके पास रिमार्केबल डिवाइस नहीं थी। जो उनके डिवाइस आए थे वो रेडमी के साथ डायरेक्टली क्लैश कर रहे थे, उनकी उतनी हाई प्रोफाइल लॉन्चेस नहीं हुए। और बात जो हम लोग सब लोग कहते थे कि भाई एक फ्लैगशिप, बजट फ्लैगशिप आएगी, वो पोको से अभी तक अभी तक नहीं आई है। स्नैपड्रैगन 870 का एक डिवाइस उन्होंने लॉन्च किया था। तो पोको के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा लो प्रोफाइल सा साल गुजरा, और काफ़ी लाउड ब्रांड है, वो बात बहुत करते हैं, उनकी सोशल मीडिया देखिए तो बहुत बस करती है, जोक्स वोक्स इत्यादि करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग शायद उनका पोर्टफोलियो नहीं था। और बाकी जो बात है Xiaomi और रेडमी की देखें तो संदीप, श्रुति ने एकदम सही कहा, नोटों की बौछार हो रही थी, लेकिन जब वो छप्पर फाड़ के इतने नोट निकलते हैं तो भाई पता नहीं कौन सा उठाएं, वो थोड़ी सी बात हो गई थी। आई मीन आप जनवरी में एक अलग तरह का आ रहा है जिसमें एक तरह का प्रोसेसर है, तब बाकी कोई और आ रहा है जिसमें अलग तरह का प्रोसेसर है। तो पहले एक होती थी कि जैसे एक नोट की एक डिस्टिंक्ट स्टाइल होती थी, एक डिजाइन लैंग्वेज होती थी। अब यहाँ 11 प्रो प्लस एक तरह की दिख रही है, 11 अलग तरह की दिख रही है, उसमें 11S एक आ गया, फिर पता नहीं 10S भी शायद, पता नहीं कहाँ से है 10S, शायद एक और कोई डिवाइस बीच में आ गई। तो एक लग रहा था ना कि भाई ये हो क्या रहा है, ये कौरवों का परिवार बन गया है, हो क्या रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन काफी हो गया था। और अगर पर्सनली पूछे, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि उनका एक स्लिम रेंज थी पिछले साल जो लेके आए थे 2021 में, जो दुनिया का सबसे स्लिम फोन उन्होंने कहा था, उसका नया वर्जन 2022 में नहीं आया, तो थोड़ा सा हल्की सी निराशा हुई। लेकिन मैं कहूँगा मेनली पोको पे शायद ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, ज़्यादा डिवाइसेस देनी चाहिए थी, क्योंकि वैसा ब्रांड है, लाइवली ब्रांड है। और नोट तो खैर छप्पर फाड़ के दे दी जनाब, क्या किया जाए, अभी भी बटोर रहे हैं। राइट। श्रुति ने मुझे, जैसा आप दोनों ने कहा कि नोटों की बारिश हो रही थी, मुझे वही लग रहा था, जी हाँ नोटों की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके चक्कर में नोट की वैल्यू डी वैल्यू हो गई। वो जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता था, एक रिकॉल वैल्यू, एक्स फैक्टर हो सकता था, उसमें कहीं ना कहीं एक्स से वो मतलब सी डी तक आता रह गया, क्योंकि वो आम फोन बनते जा रहा था जिसमें एक्स फैक्टर नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो मुझे एक चीज कमी नजर आई कि इस साल पे अगर Xiaomi और पोको की बात करें, काफी ज्यादा मैनेजमेंट भी चेंज हो रही थी। कभी कहीं पर कोई लोग जा रहे हैं, कहीं पर कुछ आ रहे हैं, वो जो चेंजेस हो रही थी, मुझे उसका असर ब्रांड पे होते हुए नजर दिख रहा था, खासकर पोको पे। क्योंकि जो एक स्ट्रैटेजी साल के एंड में बनती है, फिर उसमें अमल किया जाता है पूरी टीम मिलके, वो कहीं ना कहीं बस ऐसा लग रहा था कि खाना पूर्ति होने की कोशिश की जा रही है, एक रियल इंटेंट नजर नहीं आ रहा था कि हमें इस जगह पे या इस सेगमेंट में या इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में या इस प्रोडक्ट का जो प्लेसमेंट है उसमें हमें कब्जा करना है। ऐसा इंटेंट नजर नहीं आया है, जो कि थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि Xiaomi हमेशा से इस एग्रेसिव रहता है मार्केट में कि अगर मैं इस सेगमेंट में कुछ ला रहा हूँ तो उस पर कब्जा करूंगा। वो सेकंड पोजीशन के लिए नहीं लड़ता है, वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन के लिए जाता है। तो फ्रेंड्स, हिज एंड मिसेस में बस इतना ही। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां बात करेंगे पोको और Xiaomi कॉम्बिनेशन के टॉप 3 स्मार्टफोन साल के कौन से थे। सो फ्रेंड्स, नंबर 3 के पायदान पे जो फोन है वो है Xiaomi 12 Pro। खासियत, एक चीज 3 दी थी, यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप, और तीनों के तीनों कैमरा दिए थे 50 मेगापिक्सल के। उसके अलावा डिजाइन को थोड़ा कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश की गई थी, और एक ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन के ये फोन सामने आ रहा था। निमिष, नंबर 2 पे क्या लेके? संदीप, मैं Xiaomi का 11i Hypercharge देना चाहूँगा नंबर 2 पे, क्योंकि
पहले भी फास्ट चार्जिंग धीरे-धीरे आ रही थी इंडियन मार्केट में, लेकिन इन्होंने एकाएक ज़ोर से इसको एक धक्का दे दिया, 120 वॉट चार्जिंग लेके आए। और ख़ास बात ये थी कि पहले फास्ट चार्जिंग जो थी फ्लैगशिप्स में देखा करते थे हम लोग, जैसे वाप चार्ज है, वूक चार्ज है, ये ज़्यादातर बड़े दामों के डिवाइसेस में आती थी। यहाँ आपको 30,000 से कम के फ़ोन में आपको अच्छा एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा था, अच्छा कैमरा मिल रहा था और आपको 120 वॉट्स की चार्जिंग थी। Xiaomi ने डिज़ाइन में भी थोड़ा-सा परिवर्तन किया था, स्ट्रेट साइड्स रखे थे और फ्लैट बैक रखा था, तो काफ़ी अलग सा फ़ोन था और एकदम फ्लैगशिप लेवल जिसे कहा जाए फीचर, 120 वॉट चार्जिंग 30,000 से कम में आपको मिल रही थी। चार्जर बॉक्स में था वैसे, तो अच्छी बात है। राइट। श्रुति, नंबर 1 पे कौन सा फोन है और इसमें क्या हमारे पोको का फोन मिल रहा है कि Xiaomi का मिल रहा है? नंबर 1 पे है जी पोको का F4 बिकॉज़ ये कंप्लीट पैकेज था। आई थिंक 30,000 से अंदर आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिल रहा था, स्नैपड्रैगन 870 ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफ़ी ब्रांड्स इसको यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट्स में भी, फ़ोन्स में भी और परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा था, कैमरा काफ़ी अच्छा था फ़ोन का और डिज़ाइन भी थोड़ा प्रीमियम था। रेडमी K50i से तो ज़्यादा ही प्रीमियम था क्योंकि ग्लास पैक थी, तो थोड़ा इस हिसाब से पोको F4 इज़ नंबर 1। राइट। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। आपको ये रिपोर्ट कार्ड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे, श्रुति और निमिष को दीजिए इजाजत।